नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कोस्टलाइन के बारे में, भारत के समुद्र तट के बारे में। जी हाँ, भारत के समुद्र तट की लंबाई को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। वो बदलाव क्या है? पहले जो हम किताबों में पढ़ते आ रहे थे या इवन एनसीईआरटीज़ के डाटा में भी लिखा था कि भारत की जो कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, वो 7,516 किलोमीटर है। एग्जैक्ट डाटा की अगर नंबर और बात करें तो हम ये पॉइंट 6 भी इसके पीछे लगता था, यानी 7,516.6 किलोमीटर भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई मानी जाती थी। लेकिन अब ये जो डाटा है वो 1970 के हिसाब से था, लेकिन अब इस डाटा में चेंज आ गया है। 2023-24 में यह बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है, यानी कुल मिलाकर के भारत की तट रेखा में 47.6% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो जानते हैं पूरी डिटेल में कि आखिर ये बढ़ोतरी कैसे हुई है। क्या किसी क्षेत्र का अधिग्रहण हुआ है या किन्हीं और कारणों की वजह से ये तट रेखा की लंबाई जो है वो बढ़ गई है। यह है त्रिदिशाएं क्लासेस का यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है आप लोगों की तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा त्रिदिशाएं क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमें ज्वाइन करके भी मैसेजेस कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये क्लास। इंडियन कोस्ट लाइन एक्सपेंशन, इसके कारण क्या हैं, इम्पैक्ट क्या होगा और फ्यूचर प्रिडिक्शंस क्या हो सकती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये है भारत का तट, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा भारत का समुद्र तट है, जिसमें भारत के समुद्र तट को आप लोग जानते होंगे, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। कहीं पर ये काठियावाड़ का तट है, तो कहीं पर इसे मालाबार का तट, कन्नड़ तट, इन सभी नामों से आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिटेल के लिए एक बारी फिर से मैं आप लोगों को एक मैप दिखा देती हूँ, जहाँ से शायद आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये भारत का एक मैप है जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा अपने क्लासेस में, जहाँ पर जो गुजरात का तट है जिसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नीचे कोंकण तट आ जाता है, इसके बाद कन्नड़ तट, फिर उसके बाद में मालाबार कोस्ट। जो ये तट है ये वेस्टर्न कोस्टल के नाम से जाना जाता है, और जो इधर वाला जो तट है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के आसपास का जो तट है ये इसे नॉर्दर्न सरकार तट या फिर इसको उत्तरी सरकार तट, इसका दूसरा नाम उत्कल तट भी है। और नीचे है आपका कोरोमंडल कोस्ट यानी कोरोमंडल तट। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। इन्हीं सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखने जा रहे हैं कि ये जो तट रेखा है इसमें कैसे वृद्धि हुई है। एमएचए की एक रिपोर्ट आई है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई है। एज पर द रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिपोर्ट, इंडियाज कोस्ट लाइन एक्सपेंडेड बाई ऑलमोस्ट half in just over 5 decades, from 7,516 kilometer in 1970 to 11,098 kilometer in 2023 to 2024, जिसमें कि इसमें जो स्टेट आपके शामिल हैं जिसमें बंगाल, गुजरात, गोवा एडिंग टू देयर शोर लाइन, वाइल पुदुचेरी की जो तट रेखा है उसमें कमी आई है 10.4% की। यानी बंगाल, गुजरात, गोवा, इन सभी स्टेट की जो तट रेखा है उसमें वृद्धि हुई है, जबकि जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी की तट रेखा में 10.4 यानी 10.4% की कमी आई है, और अब ये पहले की तुलना में 4.9 किलोमीटर कम हो गई, यानी छोटी हो गई है। तो कैसे ये छोटी हो गई है, क्या इसकी वजह है, इसके बारे में हम देखते हैं। दरअसल पहले जो तटरेखा, ये जो तटरेखा है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम सीधा सीधा ये दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन ये असल में ऐसी नहीं है। असल में जो कोस्टल
एरिया है आप लोगों को पता होगा कि कहीं कहीं पर ये अंदर की तरफ में मुड़ा हुआ है, जहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल की साइड में या इधर खंबात की खाड़ी इन सभी एरियाज में आप लोग देखेंगे कि जो तटरेखा है वो अंदर की तरफ में धसी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा कहीं पर एस्चुरीज हैं, उन सभी एरियाज की भी जो लेंथ है या मतलब जिसको आप माप सकते हैं, नदी का मुहाना है या इनलेट्स हैं, नीजल धाराएं हैं और तटीय जो संरचनाएं हैं, उनका सटीक तरीके से मापन नहीं होता था। पहले एक सीधी रेखा में इनका माप किया जाता था, लेकिन अब वो तकनीकें बदल गई हैं, जिसकी वजह से उचित मापन की वजह से इस तट रेखा की लंबाई में वृद्धि हुई है। So, while earlier method relied on straight line distance, new one factor in complex coastal formations such as bays, estuaries and inlets. अब जो नया जो मेथड अपनाया गया है उसमें इन सभी चीज़ों को भी शामिल किया गया है। तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो एक रिवाइज लेंथ है विद द रिवाइज लेंथ ऑफ 1068 किलोमीटर हैज़ ओवरटेकन आंध्रा। अब आंध्रा को ओवरटेक करके तमिलनाडु की जो कोस्टल लाइन है वो सेकंड नंबर पर आ गई है, जबकि गुजरात अभी भी पहले स्थान पर बना हुआ है। पुदुचेरी की जो कोस्ट लाइन है उसमें कमी आई है 4.9 किलोमीटर की। डिटेल में देखते हैं किस स्टेट पर क्या असर पड़ा है। सो इंडियाज कोस्ट लाइन हैज़ अंडरगोन ए सिग्निफिकेंट रिविजन expanding from 7,516 kilometer in 1970 to 11,098 kilometer in 2023 to 2024, marking a 47.6% increase. इन भारत के समुद्र तट की जो लंबाई है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जो पहले 7,516 किलोमीटर मानी जाती थी 1970 में, अब 2023-24 में ये बढ़ करके 11,098 किलोमीटर हो गई है, जो 47.6% की वृद्धि को दिखाता है। ये जो मेजर चेंज हुआ है प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू द अडॉप्शन ऑफ एडवांस मेजरमेंट टेक्निक आने की वजह से हुआ है, जिसमें हम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं राष्ट्र की जो भी तटीय रेखा हैं उनकी, यानी जो हमारी तटीय सीमाएं हैं उनका आप सही तरीके से मापन हो सकेगा, जिससे कि जो कोस्ट लाइन है वो बढ़ करके 11,098 किलोमीटर हो गया है। अब इसके जो की फैक्टर्स हैं या कंट्रीब्यूटिंग टू द रिवाइज्ड मेजरमेंट, अब कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जहां पर ये चेंज आया है या जिनकी वजह से ये तट रेखा की लंबाई में वृद्धि का कारण बनी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इनहेंस्ड मेजरमेंट टेक्निक्स, यानी नई माप की तकनीकें हैं। पहले गणना में क्या होता था कि सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन का प्रयोग किया जाता था, जिससे कई जो छोटे छोटे तटीय क्षेत्र थे वो शामिल नहीं हो पाते थे। लेकिन वर्तमान में जो नई तकनीकें आई हैं उसमें खाड़ी या नदी के मुहाने, एस्चुरीज, जलधाराएं यानी इनलेट्स और जो तटीय संरचनाएं हैं उनको भी शामिल किया है, जिससे सटीक तरीके से माप संभव हो पाई है। यानी जो अपडेटेड अप्रोच है वो उसमें बेज, एस्चुरीज, इनलेट्स या फिर अदर जो जियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी लीडिंग टू ए मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन अब उनकी हो जाएगी, जिससे जो कोस्टल लाइंस की लेंथ है वो बढ़ गई है। ये तटीय रेखा है जिसमें आप देख रहे हैं पहले जो मापन होता था वो एक स्ट्रेट लाइन में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो ये अंदर का जो एरिया है इनको भी शामिल किया जाएगा, जहाँ पर एस्चुरीज हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे गंगा नदी का ये मुहाना है, ठीक है, और इन सभी को शामिल किया जाएगा, जहाँ पर जो डेल्टा बन रहा है उन डेल्टा की वजह से जो एक्सपेंशन हुआ है, या जो अंदर की जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं हैं, तो जब अंदर की तरफ से इनकी कैलकुलेशंस की जाएगी तो जो लेंथ है तटीय रेखा की वो बढ़ जाती है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब हमने देखा था कि कौन कौन सा कोस्टल तट है, किस किस नाम से जाना जाता है। सो जो मेजर अपवार्ड रिवीजन हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है ऑफ कोस्ट लाइन लेंथ की अक्रॉस हुई है, वो 9 स्टेट्स में, क्योंकि ये जो कोस्टल क्षेत्र में आप देख रहे हैं तो 9 स्टेट हैं यहाँ पर और 4 यूटीज आते हैं, जिसमें गुजरात आपका है, महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद में आपका आता है केरला, तमिलनाडु, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है आपका उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का एरिया,
ठीक है, ये सारे के सारे जो 9 मुख्य स्टेट हैं, इसके अलावा गोवा, ठीक है, ये 9 स्टेट्स आते हैं और 4 यूटी इसमें शामिल हैं, जिसमें पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन दीव आते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर किस किस के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। गुजरात अभी भी अपनी जो उसकी पोजीशन है वो पोजीशन को बनाए रखे हुए है, यानी पहले स्थान पर है। इन सभी जो मेथड हैं उनका यूज़ करके इंडिया की जो मेरीटाइम है पैरामीटर एज एस्टेब्लाइज्ड बाय और नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, इनके द्वारा ये नए मापदंड तैयार किए गए हैं और उन्हीं नए मापदंड के आधार पर इस कोस्ट लाइन को मापा गया है। 9 जो स्टेट्स हैं जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल आते हैं, और 4 यूटीज जिसमें दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द कंट्रीज मेरीटाइम इकोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी। इनसे मिलकर के हमारी जो कोस्ट लाइन है वो बनती है। गुजरात अभी भी पहले स्थान पर बना हुआ है, यानी गुजरात की तटरेखा पहले कितनी थी, 1214 किलोमीटर थी, यानी 1214 किलोमीटर थी। अब ये बढ़ करके हो गई है 2340 किलोमीटर की हो गई है। वेस्ट बंगाल जो पहले 157 किलोमीटर था, उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है और वो हो गई है अब 721 किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर के जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो 357% हुई है, यानी 157 ही जो पहले 157 किलोमीटर थी, सॉरी, ठीक है, कितनी थी ये, पहले 157 किलोमीटर थी, इसमें वृद्धि हुई है 357% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 157 से बढ़ करके 721 हो गई है और इसमें जो इंक्रीमेंट है वो लगभग 350% की दर से ये बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु ने ओवरटेक कर लिया है आंध्रा को। पहले आंध्रा की जो तटरेखा थी, ठीक है, वो ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है तमिलनाडु की ज़्यादा हो गई है, और पहले तमिलनाडु था 906 किलोमीटर, अभी इसकी जो सीमा है वो बढ़कर हो गई है 1068, तो सेकंड नंबर पर आ गया है आपका तमिलनाडु, ठीक है। प्रीवियसली 906 किलोमीटर थी, हैज़ ओवरटेकन आंध्र प्रदेश, और जिसकी है 1053 किलोमीटर बेस्ड ऑन न्यू सर्वे जो हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए। अब कंपैरिजन हम अगर करें कि ओल्ड वर्सेस जो न्यू मेजरमेंट मेथडोलॉजी हैं जिनका प्रयोग किया गया है उसके एस्पेक्ट क्या हैं, और पुराने मेथडोलॉजी में और अभी वाली जो नई मेथडोलॉजी या नए तरीके लेकर आए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। बेसिस ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो पहले स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस थी उनको मापा जाता था, लेकिन अब जो कॉम्प्लेक्स कोस्टल फॉर्मेशन है उनको भी इसमें शामिल किया गया है, यानी उन एरियाज़ को भी जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मापा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरी चीज़, कोस्टल फीचर्स मेजर्ड जो किए गए हैं, पहले थी लिमिटेड टू जनरल, जो शोरलाइन थी जो साधारण सीधी रेखा तटरेखा थी उस तक लिमिटेड था, लेकिन अब ये इनकॉर्पोरेटेड करता है, जिसमें खाड़ी है, आपकी बेज है, एस्चुरीज हैं, इनलेट्स हैं, एंड जो अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। टेक्नोलॉजी यूज्ड पहले थी बेसिक टूल एंड मैनुअल कैलकुलेशंस के ऊपर बेस थी, अब एडवांस जो जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी आई हैं या मैपिंग टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके नई जो तकनीकें हैं उनका प्रयोग करके इसे मापा गया है। पहले में जो एक्यूरेसी थी वो रिलेटिवली लेस प्रिसाइज मानी जाती थी, लेकिन अब इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से मापा गया है, तो मोर प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डायनामिक कोस्ट लाइन रहेगी। पहले ये थी 7516 और अब हो गया है ये 11098 किलोमीटर। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अब थोड़ी सी जो स्टेट वाइज रिवीजन है, जो रीज़न है उनमें जो बदलाव हुआ है उसको हम देखते हैं। अभी हमने बात किया था कि गुजरात में जो मेजर चेंज हुआ है, गुजरात में हुआ कि जो 1214 किलोमीटर थी अब वो 1214 किलोमीटर से बढ़ करके कितनी हो गई है, एक सेकेंड, वो 1214 किलोमीटर से चेंज हो करके अब हो गया है हमारे 2340 किलोमीटर, रिफ्लेक्टिंग ए सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट यहाँ पर हमें देखने को
मिलता है, यानी 1214 से अब 2340 किलोमीटर हो गया। वेस्ट बंगाल जो पहले 157 किलोमीटर था अब 721 किलोमीटर हो गया है। कुल मिलाकर के उसमें 357% की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तमिलनाडु जो पहले 906 किलोमीटर था अब 1068 किलोमीटर हो गया। आंध्र प्रदेश अब हो गया है 3rd नंबर पर और यहाँ पर 1053 यानी 1053 किलोमीटर उसकी कोस्टल लाइन हो गई है। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमी आई है पुदुचेरी में 10.4% की। अब ये 4.9 किलोमीटर घटकर पहले से छोटी हो गई है। एक मेजर यहाँ पर और एक लाइन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। केरला में सबसे स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट देखने को मिला है, यानी केरला रिपोर्टेड द स्मॉलेस्ट इंक्रीज एडिंग 30 किलोमीटर। केवल यहाँ पर इसकी जो कोस्ट लाइन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 5% की इसमें बढ़ोतरी हुई और पुदुचेरी में कमी हुई है लगभग 5% की, यानी 4.9% की। उम्मीद है ये डाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं ऑफ द रिवाइज्ड जो कोस्टलाइन हुई है मेजरमेंट्स, यानी इम्प्लीकेशन ऑफ द रिवाइज्ड कोस्टलाइन मेजरमेंट्स, इनके जो प्रभाव हैं वो क्या हो सकते हैं इम्प्लीकेशंस के। सबसे पहले 2 चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले एक तो मैरी टाइम सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं और दूसरा हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट प्लानिंग पर क्या इसका इफेक्ट होगा। ए मोर एक्यूरेट कोस्टलाइन मेजरमेंट की वजह से इज़ क्रूशियल फॉर इन्हेंसिंग मेरी टाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ हम अच्छे तरीके से बना पाएंगे। जो कोस्टल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो पाएगा, या फिर जो डिजास्टर आती हैं, आपदा आती हैं, उनकी तैयारी हम अच्छे से कर पाएंगे। जब बेस, एस्चुरीज, ये सब चीज़ें इसमें हम शामिल कर लेते हैं तो जो तटीय संसाधन हैं उनका प्रबंधन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो मेरी टाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अच्छे तरीके से, यानी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्लानिंग है उनको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द कोस्ट लाइन एज इन बेटर प्लानिंग हो सकती है कोस्टल एरिया की डेवलपमेंट की। टूरिज़्म को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगी ये जो मेजरमेंट है। कंजर्वेशन एफर्ट्स ensuring सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मराइन एंड कोस्टल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से हम यूज कर सकें। इसके जो कंजर्वेशन यानी सुरक्षा के जो उपाय हैं वो हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा जो अगली हमारी वीडियो रहने वाली है वो हम इस टॉपिक पर भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो कोस्टल लाइन है उसमें केवल ये अंदरूनी क्षेत्र हैं उनको शामिल करने की वजह से चेंज नहीं हुआ है, बल्कि एक मेजर चेंज हमें देखने को मिल रहा है इंडियन कोस्ट लाइन के एक्सपेंशन में। अब इंडियन कोस्ट लाइन का जो एक्सपेंशन है वो किस तरीके से हो रहा है, यानी समुद्र तट जो बढ़ रहा है उसके बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं, क्या वो सारे प्राकृतिक कारण हैं या उसके मानव निर्मित कारण हैं। हम देखते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। कहीं पर उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो कहीं पर कटाव हो रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से है या भूमि पुनर्ग्रहण की वजह से है या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण है? और इसका पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और तटीय समुदायों पर क्या इसका इफेक्ट रहने वाला है, इसके बारे में हम अपनी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आएगा कि जो इंडियन कोस्ट लाइन है उसका इफेक्ट कहाँ पर हो रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका, और या फिर लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा। ये सारी चर्चाएं हम आज जो इससे अगली वाली क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।